हाँ जी, वेलकम बैक एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जुडिशरी प्रो। कल लास्ट क्लास में हम लोग ने जो सीपीसी पढ़ा था, सीपीसी का इंट्रोडक्शन देखा था, केस कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक खत्म होता है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन क्लोज, डिक्री का मतलब क्या होता है, जजमेंट का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मीन प्रॉफिट, फिर उसके बाद हम देखे थे कि जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जुरिस्डिक्शन का मतलब हम किस तरीके से ले सकते हैं, दैट इट इज अ पावर ऑफ द कोर्ट टू हियर द केस and the authority of the court to dispose of the matter and finally determination of the matter, है ना। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो सेक्शन नंबर 9 है, सेक्शन नंबर 9 से लेकर 25 तक आपका जो जुरिस्डिक्शन वाला चैप्टर है वो चलता है। 9 से लेकर 25 तक पूरा जुरिस्डिक्शन की बात होती है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पार्ट 1 के अंदर तो क्या लिखा हुआ है, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड रेस जुडिकाटा। ठीक है, तो अब जरूरी क्या है इसके लिए, तो सेक्शन 9 इसको हम बोलते हैं, इट इज नोन एज द गेटवे ऑफ सीपीसी। इसको हम क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ सीपीसी। गेटवे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही एक तरीका है जहां से आप सिविल प्रोसीजर के अंदर एंटर कर सकते हैं। ये जो है ये कोर्ट को पावर देता है कि कोर्ट जो है वो किसी भी सिविल सूट को सुन सकता है ना। यहां से देखिए क्या लिखा हुआ है, कोर्ट टू ट्राई ऑल द सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। मतलब जो कोर्ट है वो सारे के सारे सिविल मैटर जो है, जिनके पास कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन होती है कि कितने जितने भी सिविल मैटर है, सिविल नेचर के मैटर है, सिविल किस चीज के मैटर है, सिविल नेचर के, तो जो सिविल नेचर के मैटर है कोर्ट उनको सुन सकता है, उनका कोग्निजेंस ले सकता है। ठीक है, अनलेस कि वो क्या हो, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड हो। मतलब कि कोर्ट जो है उसके पास ये पावर होती है कि कोर्ट किसी भी सिविल नेचर के सूट को सुन सकता है, उसके ऊपर अपना डिसीजन दे सकता है, अनलेस के कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को हमने स्पेसिफिकली इस एक्ट के अंदर या इम्प्लाइडली हमने बार कर रखा है। ठीक है, अब ये एक्सप्रेस बार, ये बार कैसे है, जैसे रेस जुडिकाटा लगता है, रेस जुडिकाटा है वो क्या कहता है, यही तो कहता है कि भैया अगर एक मैटर के ऊपर ऑलरेडी किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन, कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाली किसी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, तो फिर दूसरी कोर्ट उसको नहीं सुन सकते, तो वो क्या है, वो एक्सप्रेस बार ही तो है। तो ऐसे अगर बार लगा हुआ है, उनको छोड़कर, जिनके ऊपर बार लगा हुआ है मैटर, उनको छोड़कर बाकी जितने भी केसेस हैं उन सब के में कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट उन सारे मैटर्स को सुन सकता है। ठीक है जी, फिर उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है, अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी, क्या लिखा हुआ है, ये देखिए एक्सप्लेनेशन से डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या लिखा है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है और जो राइट टू ऑफिस है वो सब सिविल नेचर के सूट माने जाएंगे। राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू जो ऑफिस है वो सिविल नेचर के सूट माने जाएंगे, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया वो टोटली किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, जो रिलीजियस या सेरेमनी वाले क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब देखिए इसमें क्या होता है कि जो मैटर जिसके अंदर आप दो तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइमरी क्वेश्चन और दूसरे होते हैं सेकेंडरी क्वेश्चन। प्राइमरी मैटर और सेकेंडरी क्वेश्चन, अगर आपके सिविल सूट का प्राइमरी मैटर कोई रिलीजियस क्वेश्चन है या फिर कास्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो कभी भी सिविल नेचर के सूट नहीं होते। जिसमें आपको प्राइमरीली कास्ट या रिलीजन को डिसाइड करना है तो वो सिविल सूट का मैटर नहीं होता। लेकिन अगर ये सेकेंडरी मैटर है, अगर ये सेकेंडरी मैटर है तो वो सिविल नेचर के सूट माने जाते हैं। तो वो क्या माने जाते हैं, सिविल नेचर के सूट माने जाते हैं। फर्ज कीजिए कि भैया एक बंदा है जो एक पर्टिकुलर कास्ट का है और इस कास्ट का होने की वजह से उसको रिजर्वेशन मिलती है, इस कास्ट का होने की वजह से उसको रिजर्वेशन मिलती है। क्वेश्चन ये है कि क्या उसे रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अब रिजर्वेशन को डिसाइड करने के लिए तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये इस कास्ट का है या नहीं है। तो अब कास्ट का क्वेश्चन क्या है, ये सेकेंडरी क्वेश्चन है, प्राइमरी क्वेश्चन तो उसका रिजर्वेशन का मिलना है, तो अब ये सिविल नेचर का सूट मान लिया जाएगा। लेकिन जब डायरेक्टली मैटर ही सिर्फ ये हो कि क्या ये पर्टिकुलर ए जो है ये इस कास्ट का है या नहीं है, तब ये सिविल नेचर का सूट नहीं माना जाता। जब ये सेकेंडरी क्वेश्चन बन जाता है तब ये सिविल नेचर के सूट हो जाते हैं। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है जी, तो इसके लिए जो ये जो पर्टिकुलर कास्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इसके ऊपर एक केस का नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, पीएमए मेट्रोपॉलिटन, पीएमए मेट्रोपॉलिटन वर्सेस एमएम मार्थोमा। पीएमए मेट्रोपॉलिटन वर्सेस एमएम मार्थोमा, यहां से आपका एक डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि भैया ये एक्स कम्युनिकेशन के जब बोलते हैं कि जब किसी कास्ट से एक्सपेल कर दिया तो उसको बोलते हैं एक्स कम्युनिकेशन राइट, तो उसके ऊपर ये जो होता है एक लैंडमार्क केस है। ठीक है, दूसरा केस के ऊपर क्या है, सलीम भाई वर्सेस
स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सलीम भाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये किस बारे में बात करता है? ये बताता है कि कोई अगर एक्सप्रेसली सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन बार कर दे, बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं जहां पर जो डायरेक्टली सिविल कोर्ट में सूट नहीं जाता, जैसे रिवेन्यू के मैटर हो तो रिवेन्यू कोर्ट में जाते हैं, वो सिविल कोर्ट के पास नहीं आते, तो वहां पर क्या है कि स्पेसिफिकली सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को हम बार कर देते हैं। अगर ऐसा बार लगा हुआ है तो भी सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं होती, ये सेक्शन 9 अपने आप में कहता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे सेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, सेक्शन 10 और सेक्शन 11, जहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीपीसी में बनते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टे ऑफ सूट, दूसरी भाषा में बोला जाए तो इसको बोलते हैं रेस सबजुडाइस। ये शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, रेस सबजुडाइस। सबजुडाइस का मतलब क्या होता है कि मैटर अभी पेंडेंसी में है। क्या है? पेंडेंसी में, अंडर द ट्रायल, अंडर ट्रायल है। ये क्या है, सिविल जो प्रोसीजर कोड बना हुआ है, इसका पूरा का पर्पस ये है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकना और टाइमली डिसीजन कोर्ट जो है वो दे दे। ठीक है, अब टाइमली डिसीजन देने के लिए और मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकने के लिए बनाया गया ये प्रोविजन है, जो क्या कहता है कि भैया मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई मैटर है, एक सब्जेक्ट मैटर है, मैटर इन इशू है, उसी के ऊपर ए और बी के बीच में कोई झगड़ा है, ये अभी पेंडिंग चल रहा है एक कोर्ट के अंदर। दूसरी कोर्ट में बी ने ए के अगेंस्ट मैटर लगा दिया, सेम सब्जेक्ट मैटर में, सेम पार्टी है, सेम टाइटल के अंदर, बट ये दूसरी कोर्ट में। तो अब ये सेक्शन 10 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर एक मैटर ऑलरेडी किसी कोर्ट में, कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग है, तो सेम सब्जेक्ट मैटर पे, सेम मैटर इन इशू पे, सेम पार्टी के बीच में वो वाला सूट नहीं चल सकता दूसरे कोर्ट में। यही क्या है, देखिए, नो कोर्ट शैल, दूसरी कोर्ट के ऊपर होता है ये, दूसरी कोर्ट के ऊपर क्या होता है, नो कोर्ट शैल प्रोसीड टू ट्राई, कोई भी कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगा ट्रायल के लिए ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू, जहां पर क्या हो, जो मैटर इन इशू हो वो क्या हो, इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हो। मतलब कि जहां पर ये दोनों सूट्स के अंदर एक ही मैटर इशू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इशू के अंदर है। ठीक है, जहां पर सेम पार्टी हो, ठीक है, और सेम दोनों लिटिगेशन, सेम टाइटल के लिए लिटिगेशन में है, और पहले वाला सूट अभी तक पेंडिंग है, पहले वाला सूट क्या है, अभी तक पेंडिंग है। तो अगर ऐसा पेंडिंग है तो जो दूसरी वाली कोर्ट है वो मैटर को नहीं सुन सकती, उसको हम बोलते हैं रेस सबजुडिस। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन है, यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, और ये क्या कहता है, ये कहता है कि जी अगर देखिए द पेंडेंसी ऑफ एनी सूट इन अ फॉरेन कोर्ट, अगर किसी फॉरेन कोर्ट में, अब फॉरेन कोर्ट का मतलब कहां दे रखा था, हमने देखा था 2 के 5 के अंदर फॉरेन कोर्ट का मतलब दे रखा है। तो फॉरेन कोर्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर नहीं है, इंडिया के बाहर है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से बाहर है। तो फॉरेन कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मैटर इंडियन कोर्ट से बाहर हो गया। मतलब अभी हमने कहा ना कि भैया एक कोर्ट में मैटर चल रहा है, फिर दूसरी कोर्ट के अंदर मैटर चल गया तो दूसरी कोर्ट उसको नहीं सुन सकती। लेकिन अगर ये पहली कोर्ट फॉरेन कोर्ट है तो दूसरी कोर्ट जो है वो बाहर नहीं होती, वो अभी भी इस केस को सुन सकती है। अगर दूसरी कोर्ट इंडियन कोर्ट है और पहली कोर्ट फॉरेन कोर्ट है तो दूसरी कोर्ट के ऊपर रेस सबजुडिस का बार नहीं लगता है। ये सेक्शन 10 जो है वो कहता है। क्लियर है? सेक्शन 10 क्या कहता है कि भैया अगर एक सूट ऑलरेडी पेंडिंग है तो सेम मैटर इशू के ऊपर दूसरा कोर्ट उस मैटर को नहीं सुन सकता है, सेम मैटर इशू पर, सेम टाइटल में और सेम पार्टी में। क्लियर है? फिर उसके बाद सेक्शन 10 क्या कहता है, ये बताता है रेस जुडिकेटा के बारे में। ये किसके बारे में बात करता है? ये बताता है रेस जुडिकेटा के बारे में। अब आप लोग ने अपने लॉ कॉलेज के अंदर जब आप एग्जाम लिखते होंगे तो लॉ कॉलेज में बहुत बार रेस जुडिकेटा के ऊपर आपने क्वेश्चन लिखा होगा। तो अब रेस जुडिकेटा रेस जुडिकेटा क्या होता है? ये रेस सबजुडिस की ही एक एग्रावेटेड फॉर्म है, जो क्या कहती है, अभी हमने क्या कहा था, रेस सबजुडिस का मतलब क्या है कि पहला मैटर जहां पर पेंडिंग होता है, पहला मैटर का क्या हो जहां पर पेंडिंग हो। रेस जुडिकेटा क्या कहता है कि जब पहला मैटर डिसाइड हो चुका हो, जहां पर एक बार मैटर सुन लिया गया और डिसाइड कर लिया गया, उस सेम चीज के ऊपर आप अपील लगा लो, ऊपर वाली कोर्ट में चले जाओ, लेकिन सेम जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट के पास, सेम पावर वाली कोर्ट के पास वो मैटर दोबारा से नहीं आ सकता है, वो मैटर दोबारा नहीं सुना जा सकता। उसको हम बोलते हैं रेस जुडिकेटा। उसको हम क्या कहते हैं? रेस जुडिकेटा। और ये आया कहां से है? तो भैया ये आया आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 से। आर्टिकल
20 के क्लोज 3 कह रहा हूँ 2 से आया, 20 के क्लोज 2 से। अब आर्टिकल 20 का क्लोज 2 क्या कहता है, तो भैया इसको बोलते हैं रूल अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। क्या बोलते हैं इसको, रूल अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। इसके लिए एक मैक्सिम भी होती है जिसे हम कहते हैं नेमो डेट बिस वेक्सारी प्रो उना एट एडम कोजवा। नेमो डेट बिस वेक्सारी प्रो उना एट एडम कोजवा, इसका मतलब क्या है, नो वन शैल बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कोज ऑफ एक्शन। एक कोज ऑफ एक्शन के लिए एक इंसान को एक से ज्यादा बार आप ट्रायल नहीं कर सकते, एक बार ट्रायल होगा और उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर होता है सिविल केस के अंदर जाए तो उसके ऊपर रेस जुडिकेटा लग जाता है, और क्रिमिनल केस में जाए तो वहां पर भी ये डबल जियोपार्डी का बार लग जाता है, वहां पर भी क्या है, डबल जियोपार्डी का बार लग जाता है। अगर आपको देखना हो तो सीआरपीसी के अंदर सेक्शन नंबर 300 है, और आपका बीएनएसएस के अंदर सेक्शन नंबर 337 है। ये डबल जियोपार्डी के बारे में बात करता है कि भैया क्रिमिनल मैटर के अंदर भी अगर एक बार एक बंदे को प्रोसिक्यूटर एक्विट या कन्विक्ट कर दिया गया तो सेम मैटर के ऊपर अब आप उसको दोबारा नहीं सुन सकते, वो जो हो गया वो हो गया, अब उसके ऊपर अपील की जा सकती है पर वो कोर्ट दोबारा नहीं सुने। देखिए क्या लिखा हुआ है, नो कोर्ट शैल ट्राई, कोई भी कोर्ट ट्रायल नहीं करेगा किसी भी सूट का या किसी भी इशू का जो एक बार डायरेक्टली या सब्सटेंशियली किसी पूरे एक कोर्ट ने उसको फॉर्मर जो सूट हो उसके अंदर क्या हो डिसाइड कर दिया हो, किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने क्या कर दिया हो, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। कैसे डिसाइड किया हो, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच। ये बहुत जरूरी है कि वो मैटर सुना गया हो, हर्ड एंड डिसाइडेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हर्ड एंड डिसाइडेड होना चाहिए। अगर कोर्ट ने बिना सुने उस मैटर का डिसीजन दे दिया तब उसके ऊपर रेस जुडिकेटा नहीं लगता है। जैसे होता है हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्या बोलते हैं उसको, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ऑर्डर 7 रूल 11, ऑर्डर 7 रूल 11 कहता है कि भैया कोर्ट ने अगर प्लेंट सुनी, प्लेंट देखी, उसके बाद लगा नहीं कोई मटेरियल नहीं है तो उसको वो कोर्ट क्या कर सकता है कि डिसमिस कर सकता है, उसके ऊपर डिक्री, वो ये इसका जो हमने भी पढ़ा था कि ये होती है डीम्ड डिक्री बोलते हैं इसको, ये एक डीम्ड डिक्री है। ठीक है, अब कोर्ट ने डिक्री दे दी, ये क्या कहता है, ऑर्डर 7/11 में है तो 7/12 में जब 7/12/13 ऑर्डर 7 रूल 13 में जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप नई प्लेंट नहीं लगा सकते, आप नई प्लेंट भी लगा सकते। तो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि आपने इसमें हर्ड एंड फाइनली डिसाइड किया ही नहीं, एविडेंस तो आई नहीं, आपने पहली स्टेज के अंदर ही प्लेंट उड़ा दी, तो डब्ल्यूएस देखी ही नहीं, सिर्फ प्लेंट उड़ा दी, तो भैया जब डायरेक्टली आपने सुना ही नहीं, उसको डिसाइड नहीं किया तो फिर उसके ऊपर रेस जुडिकेटा नहीं लगता है। तो ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि किसी भी मैटर को जब आपने हर्ड एंड फाइनली डिसाइड नहीं किया तो फिर वो क्या हो जाता है, वो उसके ऊपर रेस जुडिकेटा का बार नहीं लगता है। ठीक है जी, रेस जुडिकेटा का बार के ऊपर नहीं लगता है। इसके अंदर वैसे तो देखिए बहुत सारे केस है, बट एक केस जो हम पढ़ते हैं दरियाओ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दरियाओ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये क्या कहता है, तो भैया ये कहता है कि जो रेस जुडिकेटा का बार है वो रिट एप्लीकेशन के ऊपर भी एप्लीकेबल, मतलब जो रिट जुरिस्डिक्शन है उनके ऊपर भी रेस जुडिकेटा का बार लगता है, एक्सेप्ट हैबियस कॉर्पस। किसके ऊपर, हैबियस कॉर्पस को छोड़कर बाकी जितनी भी रिट्स है उनके ऊपर भी रेस जुडिकेटा का बार लगता है। ठीक है जी, अब उसके बाद आए तो आप ये देखिए हमारा इसके अंदर टोटल 8 एक्सप्लेनेशन दे रखी है। पहली एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि फॉर्मर सूट का मतलब क्या होगा, तो कह रहे हैं कि फॉर्मर सूट का मतलब है कि ऐसा सूट जो पहले डिसाइड हुआ हो, ना कि पहले इंस्टीट्यूट हुआ हो। मतलब एक सूट है ए, वो 2013 में लगता है, दूसरा सूट है बी जो 2014 में लगता है। ठीक है, ये ए वाला सूट 2018 में डिसाइड होता है और ये बी वाला सूट 2017 में डिसाइड होता है। तो अब रेस जुडिकेटा का बार किस पे लगेगा, वो 18 वाली में लगा था, चाहे वो पहले डला हो, लेकिन रेस जुडिकेटा लगता है ऐसे सूट के ऊपर जो डिसाइड पहले हो, ना कि जो इंस्टीट्यूट पहले हो। ठीक है जी, फिर उसके बाद आइए इसकी जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है वो क्या कह रही है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन,
तो कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट, कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होगा? तो भैया कोर्ट कॉम्पिटेंट कब मानी जाएगी? इट शैल बी डिटरमाइंड फॉर द इररिस्पेक्टिव एनी प्रोविजन एज अ राइट ऑफ अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। ठीक है, अब कौन डिसाइड करेगा? जहां से अपील का राइट अराइज होता होगा वहां से डिसाइड होगा कि भैया क्या ये कोर्ट कॉम्पिटेंट है या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा काम का नहीं है, चौथे पे आ जाइए। चौथा क्या कह रहा है? फोर्थ जो है इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिव का मतलब ऐसी चीजें जो इस प्लीडिंग के अंदर, इस प्लेंट के अंदर, इस केस के अंदर होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी मैटर विच माइट एंड ऑट। क्या है? विच माइट एंड ऑट, जो होनी चाहिए थी लेकिन आपने उसको ग्राउंड ऑफ डिफेंस या ग्राउंड ऑफ अटैक नहीं बनाया। उसको ग्राउंड ऑफ अटैक या ग्राउंड ऑफ डिफेंस नहीं बनाया। बनाया जाना चाहिए था लेकिन नहीं बनाया। मतलब ए के पास कुछ टोटल 3 मैटर इशू है, 3 इशू है जिसके ऊपर वो सूट डाल सकता था। उसने 2 इशू पे डाला और 1 इशू को छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ दिया। ठीक है, 1 इशू को छोड़ दिया, 2 के ऊपर डिसीजन आ गया। फिर एक अलग सूट लेके आता है जिसमें कहते हैं कि जी तीसरा इशू रह गया था, मैं सूट लगाना चाहता हूं। तो भैया अब नहीं लगा सकते, जब आना चाहिए था, जब वो 2 मांग रहे तो तीसरा भी साथ मांग लेते। अब आपने छोड़ दिया तो भैया जो माइट एंड ऑट टू भी एक मैटर के अंदर आना चाहिए था, आप नहीं लेकर आए। जो आपने अपनी मर्जी से छोड़ दिया, क्योंकि अब आप छोड़ चुके हैं तो उसके ऊपर रेस जुडिकाटा का बार लग जाता है। अब उसके ऊपर आप सूट नहीं ला सकते। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। तो इसके लिए जो केस है, इसके लिए हम केस पढ़ते हैं स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब सिंह। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब सिंह, ये भी यही कहता है कि भैया रिट पेटिशंस के ऊपर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। रिट जुरिडिक्शन के ऊपर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो 5th क्लोज है इसको हम बोलते हैं डीम्ड रिजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डीम्ड रिजेक्शन। मान लीजिए कि भैया आपने कोर्ट से क्या मांगा कि भैया मुझे पोजेशन भी दिला दो, पोजेशन भी दिला दो और साथ में कॉम्पनसेशन भी दिला दो। 2 चीजें मांगी, कोर्ट ने ये दे दिया, इसके बारे में कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। कोर्ट साइलेंट रहा इस मैटर के ऊपर, कोर्ट इसके ऊपर साइलेंट रहा। अब क्या है, आपने एक नया सूट लगाया और कहा कि जी कॉम्पनसेशन देनी रह गई थी वो भी दे दो। तो यहां पर कहा गया कि कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये मान लिया जाए कोर्ट ने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया। अब डीम्ड रिजेक्शन है, ये मान लिया जाएगा रिजेक्ट कर दिया, तो अब आप जो सेकंड सूट सिर्फ इस चीज के ऊपर ला रहे हैं तो उसके ऊपर भी रेस जुडिकाटा का बार एप्लीकेशन एप्लीकेबल हो जाता है। उस चीज के ऊपर भी रेस जुडिकाटा का जो बार है वो एप्लीकेबल हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डीम्ड रिजेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? डीम्ड रिजेक्शन। क्या यहां तक बात क्लियर है? डीम्ड रिजेक्शन। ठीक है जी। फिर उसके बाद आ गया ये, तो 6 क्या कहता है? where the person litigate bona fide in respect of public right or a private right, इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट। रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है? मान लीजिए कि जी एक मैटर के लिए हमारे पास 50 पार्टीज हैं। अब 50 पार्टी को कोर्ट में कैसे लेके आ रहे? 50 पार्टी कोर्ट में तो नहीं आएगी। 50 है, मान ली किस जगह 1000 है, 10,000 है, बहुत सारे, एक कुछ ऐसा कोई पब्लिक राइट इफेक्ट हुआ है जिसमें बहुत सारी पार्टीज हैं। तो अब क्या करें? सिविल सूट लग गया। तो भैया हम कहते हैं कि भाई इतने सारे लोग ना, उनके बिहाफ पे कुछ 2-4 लोग आ जाए, 2-4 लोग वो चुन लेते हैं, तो 2-4 लोग कोर्ट में पेश हो जाते हैं। तो कह दिया कि भैया जब वो मैटर उनके अगेंस्ट या उनके फेवर में आ गया, मतलब एक चीज चाहे फेवर में चाहे उनके अगेंस्ट डिसाइड हो गई, तो भैया वो दोबारा उनमें से कोई एक आदमी उठ के दिया कि जी मैं तो आया नहीं था कोर्ट में, तो मेरे पर रेस जुडिकाटा लगता नहीं। अगर रिप्रेजेंटेटिव केस के अंदर आपकी कंसेंट से कोई आपको रिप्रेजेंट कर रहा था और वो डिसाइड हो चुका, तो भैया अब सबके ऊपर जितनी भी पार्टीज थी सबके ऊपर रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होता है। सबके ऊपर रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होता है। एक्सप्लेनेशन 7 है, कहती है कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के ऊपर भी रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के ऊपर भी रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये इतना ही जरूरी है, इससे ज्यादा इसमें जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद आप आगे चल सकते हैं। आगे क्या है? बार ऑन फर्दर सूट।
अब क्या है, हमने पढ़ा था कि भैया दो तरीके के बार होते हैं, एक इम्प्लाइड बार होता है और एक एक्सप्रेस बार होता है। एक्सप्रेस तो हमने लिख लिया। अब इम्प्लाइड क्या है कि वेयर द प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय द रूल्स from instituting a further suit in respect to a particular cause of action, he shall not be entitled to the institute a suit। मतलब कि भैया जहां पर रूल्स ने, जो भी आप सेक्शन ऑर्डर्स पढ़ेंगे, ऑर्डर्स के अंदर रूल्स पढ़ेंगे, तो जहां पर रूल बनाकर हमने कह दिया कि भैया आप इसके ऊपर सूट नहीं लगा सकते, तो आप क्या हो जाएंगे, उसके ऊपर बार हो जाएगा फर्दर सूट के ऊपर, तो अब आप अगला सूट भी नहीं लगा सकते। ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाएंगे फॉरेन कोर्ट के ऊपर। ये कहता है कि फॉरेन कोर्ट कंक्लूसिव कब होते हैं। फॉरेन जजमेंट ने जो फॉरेन कोर्ट ने सेक्शन 2 का 6 बताता है कि फॉरेन जजमेंट क्या होती है। तो फॉरेन जजमेंट को आप कंक्लूसिव कब मान लेंगे? तो है नहीं कि भैया फॉरेन कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया तो वो उसकी वैल्यू आपके यहाँ पे 0 है, 0 तो नहीं होती है। तो अब क्या करें उसका? तो भैया हमने कहा कि भैया ये ऐसे ही कंक्लूसिव होती है जैसे इंडियन कोर्ट की जजमेंट। जैसे कोई इंडियन कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो जो ऐसी कंक्लूसिव होगी, तो ये भी इंडिया के अंदर भी ऐसे कंक्लूसिव मानी जाएगी, एक्सेप्ट ये 6 कंडीशन। इन 6 कंडीशन के अलावा उसको हम क्या मान लेंगे? कंक्लूसिव ही मान लेंगे। 6 कंडीशन क्या है? पहली तो ये कि जब भैया वहां की कोई कॉम्पिटेंट, बिना कॉम्पिटेंट कोर्ट की जुरिसडिक्शन है उसको डिसाइड किया। दूसरा कि बिना मेरिट्स के ऊपर, बिना सुने उसको, बिना मेरिट्स के उस चीज को डिसाइड कर दिया। तीसरा कि भैया जब फॉरेन कोर्ट जजमेंट दे रही थी तो उसके उनके बीच में कोई ट्रीटी अगर हो, कोई अगर इंटरनेशनल कानून हो कि भैया इस दूसरे का कोई रेसिप्रोकल टेरिटरी के बीच में कोई मैटर हो, तो उन्होंने या तो उसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया या रिफ्यूज कर दिया, या फिर इंडियन लॉ अगर एप्लीकेबल होता तो उन्होंने वो एप्लीकेबल करने से मना कर दिया। फिर उसके बाद अगर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से अपोज होती हो, मतलब कि आपने दूसरी पार्टी को सुना होना हो, कोई रीजन डिसीजन ना दिया हो, ठीक है, कोई न्यूट्रल अंपायर ना हो, तो उस केसेस के अंदर भी वो जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होती है। फिर उसके बाद आपने जो जजमेंट आई है वो या फ्रॉड से लाई गई है, फ्रॉड से आई जजमेंट है, या फिर उसके बाद क्या है कि भैया उसमें कोई इंडियन लॉ का आपने डायरेक्टली ब्रीच कर दिया हो, तो इन 6 केसेस के अंदर जो फॉरेन जजमेंट होती है वो कंक्लूसिव नहीं होती है। ठीक है जी। एक बार इसको पढ़िए और मार्क कर लीजिए कि किन केसेस के अंदर जो फॉरेन जजमेंट होती है वो एक्सक्लूसिव नहीं मानी जाती। ठीक है जी। आया सेक्शन 13, कब कब जब फॉरेन जजमेंट जो होती है वो कंक्लूसिव मान जाती है। फिर उसके बाद आ जाए हमारे सेक्शन नंबर 14 पे। सेक्शन नंबर 14 क्या बताता है? तो भैया ये कहता है कि प्रिजम्पशन कब कब रेज की जा सकती है। प्रिजम्पशन किन केसेस में रेज की जाती है? कौन से प्रिजम्पशन की बात कर रहे हैं? जब भी कोई फॉरेन जजमेंट आपके सामने आए, जब भी किसी इंडियन कोर्ट के सामने फॉरेन जजमेंट को लाया जाए, तो क्या होता है, उसकी जब भी सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट के सामने लाई जाती है तो क्या प्रिज्यूम किया जाएगा? तो यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो कोर्ट ने जजमेंट दिया वो कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन वाली कोर्ट थी। ये मान लिया जाएगा कि कॉम्पिटेंट, ये प्रिज्यूम करेगा कोर्ट, अनलेस कि अब सामने वाली पार्टी क्या हो, उसके लिए कोई एविडेंस ले आए और दिखाए कि भैया वो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं थी। ये प्रिजम्पशन कैसे होती है? ये शैल प्रिज्यूम होती है। शैल प्रिज्यूम का मतलब क्या है? तो जब हम बीएस से पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रिजम्पशन हमारे यहाँ पर 3 तरीके की होती है। एक जिसको आप कहते हैं मे प्रिज्यूम, दूसरी जिसे हम कहते हैं शैल प्रिज्यूम, और तीसरा जिसे हम कहते हैं कंक्लूसिव। ठीक है, ये 3 चीजें होती है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव। मे प्रिज्यूम जहां पर कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट कुछ प्रिज्यूम करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे, और कोई दूसरी पार्टी उसके लिए एविडेंस भी ला सकती है। शेल प्रिज्यूम क्या है? कोर्ट के ऊपर बाउंडेशन है कि कोर्ट को एक चीज माननी पड़ेगी, लेकिन दूसरी पार्टी उसके लिए एविडेंस लेके आ सकती है। कंक्लूसिव प्रूफ के ऊपर भी क्या है कि कोर्ट के पास ये बाउंडेशन है कि कोर्ट को एक चीज माननी पड़ेगी और दूसरी पार्टी उसके ऊपर एविडेंस मिलेगी। तो ये 3 तरीके की प्रिजम्पशन जो है उसमें
होती है। ये कौन सी है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक शेल प्रिज्यूम है, जहां पर कोर्ट के ऊपर बाउंडेशन है कि कोर्ट के पास कोई फॉरेन जजमेंट आए तो कोर्ट मानेगा कि भैया ये कॉम्पिटेंट कोर्ट की जुरिसडिक्शन है, लेकिन सामने वाली पार्टी जो उसको डिस्प्रूव करना चाहती है वो उसके लिए डिस्प्रूविंग के लिए एविडेंस लेकर कोर्ट में आ सकती है। ठीक है जी, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आगे कि प्लेस ऑफ सुइंग क्या होगा, मतलब कौन सी जगह के ऊपर सूट लगाया जाएगा। तो ये दो तरीके की जुरिसडिक्शन आ सकती है, या तो टेरिटोरियल होगा, या तो टेरिटरी से डिसाइड होगा, या फिर पेक्यूनिटी से डिसाइड। कहाँ सूट लगेगा, या तो ये टेरिटरी से डिसाइड होगा कि भैया इस टेरिटरी की जुरिसडिक्शन जो है वो इस कोर्ट के पास है, या फिर मनी से डिसाइड होगा कि भैया इसके अंदर इतना अमाउंट है तो ये वाली इस कोर्ट के पास जाएगा। तो कौन सी कोर्ट के पास जाएगा, ये कहाँ से चलता है, तो ये चलता है 15 से लेकर 25 तक। 15 से लेकर 25 तक क्या बताया गया है, कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, कौन सी कोर्ट में लगाया जाएगा। तो ये बात बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले कोर्ट केस का जाता है लोएस्ट कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन के पास जाता है। मतलब मान लीजिए कि भैया एक निचली कोर्ट है, ये जो कोर्ट सिविल जज की कोर्ट है, उनके पास 2 लाख तक के मैटर सुनने की पावर है, 2 लाख के मैटर सुनने की पावर है। ऊपर वाली कोर्ट के पास ऑब्वियसली 10 लाख का मैटर सुनने की पावर है, इसका मतलब वो 2 लाख का मैटर भी सुन ही सकती है। तो क्या डायरेक्टली 10 लाख वाली कोर्ट में ले जाएंगे, तो नहीं, हमने कहा है कि हम ले जाएंगे जो लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी। तो 2 लाख का अगर मैटर है तो लोएस्ट कॉम्पिटेंट यही होगी। अगर ये मैटर 3 लाख का होता तो लोएस्ट कॉम्पिटेंट ये वाली बन जाती, पर ये यहाँ पर केस लगता। तो हमने कहा है कि केस सबसे पहले कहाँ जाएगा, सबसे पहले जाएगा लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास। कहाँ जाएगा, लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा, तो ये होता है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पे। ये सिर्फ टेरिटरी डिसाइड करती है कि कहाँ जाएगा। हमने कहा कि सब्जेक्ट टू द पेक्यूनरी, तो अगर पैसे वाली मैटर को छोड़ दे उसके अलावा सूट कहाँ लगेगा, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी है, चाहे रेंट के साथ हो चाहे बिना रेंट के साथ, या फिर पार्टीशन का कोई मैटर हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन करना हो, उनका कोई आपस में झगड़ा, इस चीज का कोई झगड़ा हो, या फिर फोरक्लोज सेल मॉर्गेज का कोई केस और वहां पर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कोई मॉर्गेज करना हो या सेल करना हो, या फिर कोई इंटरेस्ट या कोई और राइट को डिसाइड करना हो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में, या कॉम्पनसेशन फॉर द रॉन्ग इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी तो एक जगह के ऊपर स्थिर है ना, वहीं पर रखी हुई है, उसका अगर कोई मैटर है, एक ही ऐसा मैटर हो जहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ऊपर तक अभी तक आपने सारा इमूवेबल पढ़ा, एक ही जगह है जहां पर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर अटैचमेंट है कि किसी कोर्ट ने अटैच कर रखी है, तब सूट कहाँ लगेगा, तो सूट भैया ऐसे ही जगह पे लग सकता है जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, मतलब जहां वो प्रॉपर्टी है उसी कोर्ट की जुरिसडिक्शन के अंदर वो मैटर आएगा। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई दिल्ली के अंदर है तो भैया दिल्ली में अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसका मैटर यूपी में नहीं लग सकता, या उसका मैटर हरियाणा में नहीं लग सकता, उसका मैटर कहाँ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कोर्ट के पास। क्लियर है। फिर उसके बाद क्या क्या कहा गया है कि जहां पर कॉम्पनसेशन फॉर द रॉन्ग की बात हो या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो, है ना, और जहां पर उसकी जो डिफेंडेंट है उसकी जो पर्सनल ओबीडियंस है, मतलब उसकी पर्सनल अटेंडेंस जो हो वो बहुत जरूरी हो, पर्सनल ओबीडियंस जो हो वो जरूरी हो, तो उस केस में केस कहाँ लगाया जा सकता है, ऐसी जगह पर भी लगाया जा सकता है जहां पर डिफेंडेंट एक्चुअली रहता है, अपना काम करता है, या पैसे के लिए काम करता है, या अपना बिजनेस चलाता है, तो ऐसी जगहों पर भी मैटर लगाया जा सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद 17 क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि भैया एक जो प्रॉपर्टी है वो 2 कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आती है, मतलब वो दिल्ली के जुरिसडिक्शन में भी आती है, वो हरियाणा के जुरिसडिक्शन में भी आती है। अब क्या करें, तो हम कह रहे हैं कि दोनों में से किसी में भी लगा दो, आपकी इच्छा, दोनों में से किसी में भी लगा दो, आपकी मर्जी, आप कहीं भी जा सकते हैं। 18 कहता है कि भैया जहां पर आपको ये पता ही ना लग रहा हो, अनसर्टेन हो, कि आपको पता ही नहीं लग रहा हो कि वो दिल्ली के अंदर है या हरियाणा के अंदर है, तो भी कह रहे हैं किसी के अंदर भी नहीं, जहां ये अनसर्टेन हो तो भी आप किसी भी कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन में लगा सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर ये 18 में कह रहा है। 19 से कहता है, 19 कह रहा है सूट फॉर द कॉम्पनसेशन फॉर द रॉन्ग टू द पर्सन और मूवेबल। ऐसा बोला जाता है दैट मूवेबल फॉलोज द पर्सन, मूवेबल फॉलोज द पर्सन, तो जहां जहां इंसान जाता है उसके मूवेबल उसके साथ साथ मूव करती है। तो जब ऐसी बात होती है तो मूवेबल का अगर रॉन्ग है या मूवेबल के साथ कुछ गलत है तो उसमें केस का लगेगा। ऑब्वियसली जहां पर डिपेंडेंट रहता होगा वही पर्सनली वर्क फ्रॉम बिजनेस करता होगा, यहाँ पर एक्चुअली में। ठीक है, इन 3 जगहों में से किसी भी जगह के ऊपर प्लेंटिफ जो है वो सूट लगा सकता है। देखिए इसका जो इलस्ट्रेशन ये बहुत पूछा जाता है कि ए जो है वो दिल्ली में रहता है, बीट्स बी इन कलकत्ता, कलकत्ता के अंदर बी को पीटता है, तो ए कहाँ सूट लगा सकता है, वो दिल्ली, चाहे कलकत्ता में लगा ले चाहे दिल्ली में लगा ले, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन दोनों जगह का है। ठीक है,
एक दिल्ली में रहता है, कलकत्ता के अंदर कोई स्टेटमेंट डेफामेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करता है, वो कहाँ सूट लगाए, चाहे दिल्ली में लगा चाहे कलकत्ता में। ठीक है, ये आपका। फिर उसके बाद 20 क्या है, तो भैया 20 होता है, इसको हम बोलते हैं रेसिड्यूरी क्लॉज। इसको क्या बोलते हैं, रेसिड्यूरी क्लॉज। रेसिड्यूरी का मतलब कि जो कहीं नहीं आया वो यहाँ आ जाए। ऊपर लिखा गया 16 से लेकर 19 तक हमने पढ़ा कि भैया ये मैटर हो तो ये यहाँ जाएगा, ये मैटर हो तो वहां जाएगा। पर अगर कोई चीज जो ऊपर में से कहीं भी नहीं है तो आप कहाँ आएंगे, तो आप सेक्शन 20 में आएंगे, जो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि एक केस में एक से ज्यादा डिफेंडेंट हो और सभी एक जगह पे रहते हो, तो भैया जहां सारे रहते हो वहां केस लगा लो। अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट और सब अलग अलग जगह पे रहते हो, तो जहां पर सभी मर्जी अपनी मर्जी दे दे कि भैया हम सब चाहते हैं कि भाई जो मैटर है वो यहाँ लगना चाहिए, जहां पर वो बोल दे। जैसे कि मान लो कि एक दिल्ली से है, एक हरियाणा से है, एक यूपी से है, सब ने मिलकर कहा कि भैया सूट हरियाणा के अंदर चलने दो, सूट हरियाणा में चल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके अलावा ये सब कहते कि भैया सूट झारखंड में चलना है, वो नहीं हो सकता। इन तीन में से कोई भी एक जुरिस्डिक्शन जो उनको ठीक लगे वहां पर मैटर चल सकता है। और अगर ये भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है, ये भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें, तो भैया जहां पर कॉज ऑफ एक्शन चाहे पूरी तरीके से या पार्ट में अगर कहीं भी अराइज हो, अगर कॉज ऑफ एक्शन एक से जगह ज्यादा जगह अराइज हुआ है तो आपकी मर्जी कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, या फिर अगर किसी एक जगह पे तो जहां पर सूट जो है वो लग सकता है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, एक्सप्लेनेशन कहती है कि जहां पर भी एक कॉर्पोरेशन का सूट हो, जहां पर एक कॉर्पोरेशन हो, तो जहां पर हेडक्वार्टर हो वहां सूट लगाया जा सकता है। अगर उसका कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस है, अगर उस जगह पे तो सबऑर्डिनेट ऑफिस के अंदर लगा लो। अगर कोई ऐसी जगह जहां पर सबऑर्डिनेट ऑफिस नहीं है तो जहां हेडक्वार्टर पर सूट लगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये हो सकता है। इसके अंदर एक केस भी पढ़ते हैं, MS प्रसाद ट्रेडिंग का एक केस आता है, MS प्रसाद ट्रेडिंग। ये केस का नाम याद रखिए, MS प्रसाद ट्रेडिंग केस आता है। ये इसके अंदर सेक्शन 20 के अंदर पूछा। ठीक है जी, सेक्शन 20 में। फिर उसके बाद फिर आ जाता है 21। 21 क्या कहता है, अगर जिस कोर्ट में आप केस लगाने जा रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि प्लेंटिफ ने दिल्ली की कोर्ट में केस लगाया और डिफेंडेंट को लगता है कि भैया दिल्ली की जगह हरियाणा में लगना चाहिए, अब क्या किया जाए। तो ये कहता है कि जब भी आपको अब ऑब्जेक्शन लेनी है कि भैया जो कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है वो गलत है, तो ऑब्जेक्शन कब ली जाएगी, तो कह रहे हैं कि भैया आप सीधा एपीलेट कोर्ट में ऑब्जेक्शन लेके नहीं जा सकते, सीधा एपीलेट कोर्ट में ऑब्जेक्शन लेके नहीं जाइए, आपको ट्रायल कोर्ट के सामने जो फर्स्ट इंस्टेंस की कोर्ट है वहां पर अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में, कहां पर जितनी जल्दी आप लगा सकते हैं अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में, बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू, जैसे फ्रेमिंग ऑफ इशू होती है उससे पहले आपको ऑब्जेक्शन लेनी पड़ेगी। अनलेस कि मिस अगर फेलियर ऑफ जस्टिस उसके बाद भी ले सकते हैं, नहीं तो जनरली आपको कब लेनी पड़ेगी, पहले। अगर आपने पहले ऑब्जेक्शन ले ली, कोर्ट उसको डिसाइड करे ना करे, आपके अगेंस्ट की करे फेवर में करे, तो आप एपीलेट कोर्ट में ले सकते हो कि भैया मैंने तो ऑब्जेक्शन ली थी, उन्होंने गलत डिसाइड कर दिया, तो ठीक है। लेकिन आपने नीचे ऑब्जेक्शन ली ही नहीं और सीधा हाई कोर्ट के पास पहुंच गए या रिविजनल कोर्ट के पास गए कि भैया ये तो गलत कर दिया, तब आप ये नहीं ले सकते। तो इसलिए हम बोलते हैं कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वाले केस में या पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन वाले केस में अगर आपने ऑब्जेक्शन ले ली तो चलो ठीक है, तो भाई सामने वाली कोर्ट है उस डिग्री को कह सकते हैं कि भाई रिवर्स करो और ठीक जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन आपने ऑब्जेक्शन नहीं ली तो ये जो इसके अंदर जो भी डिग्री आएगी वो डिग्री क्या मान ली जाएगी, वैलिड मान ली जाएगी, वो डिग्री क्या मान ली जाएगी, वैलिड। लेकिन ऐसा सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन के साथ नहीं होता। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन में चाहे आपने ऑब्जेक्शन ली हो या ना ली हो, फर्स्ट इंस्टेंस के ऊपर आप डायरेक्टली डिविजनल कोर्ट के पास भी जाएंगे कि नीचे सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन नहीं थी, तो भी कोर्ट उस डिग्री को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, लेकिन टेरिटोरियल और पेक्यूनरी के साथ ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको इसके अंदर एक केस भी लिखवाया था, हर्षद चीमनलाल मोदी, दोबारा से लिखवा देता हूं, वर्सेस DLF कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। हर्षद चीमनलाल मोदी वर्सेस DLF कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ठीक है, क्लियर है। इसके अंदर एक केस और भी आता है, किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान। ये दोनों जुरिस्डिक्शन के बहुत अच्छे केस हैं। केस का नाम आप लिख सकते हैं, ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है। किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान और हर्षद चिमनलाल मोदी वर्सेस DLF कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसके अंदर यही बताया गया था कि भैया अगर आपको जुरिस्डिक्शन का अगर कोई ऑब्जेक्शन लेना है तो फर्स्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे लीजिए,
अगर नहीं ले पाए हैं तो क्या होगा, तो सीधा अब आप रिविजनल कोर्ट के सामने ये ऑब्जेक्शन लेकर कोर्ट में नहीं आ सकते। ये इसके अंदर फाइनली डिसाइड हुआ। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद अब 21 ऐड हुआ, बाद में ऐड हुआ था, शुरू में नहीं था, कि कह रहे कि भैया अच्छा आप ऑब्जेक्शन ले सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप नया सूट लगा ले, नए सूट के ऊपर भी बार है। मान लीजिए कि एक कोर्ट ने जुरिसडिक्शन में दे दिया, वो जुरिसडिक्शन गलत थी उसकी, आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, बाबा अपील में तो नहीं जा सकते, सेक्शन 21 मना करता है, तो आपने सोचा कि नया सूट लगा लेते हैं। मैंने कहा कि नया सूट भी नहीं लगा सकते, 21A मना करता है कि अब आपके नए सूट के ऊपर भी बार है, नए सूट के ऊपर भी क्या लगा दिया, बार लगा दिया, अब नया सूट भी नहीं। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या है, ये 22, 23 और 24, ये किससे 22, 23, 24, 25 ये किससे डील करता है, ये डील करता है ट्रांसफर से। क्या डील करता है भैया, एक कोर्ट से अगर दूसरी कोर्ट आपको ट्रांसफर कराना है तो 22 कहता है कि भैया ट्रांसफर के लिए अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। 23 कह रहा है कि कौन सी कोर्ट में लगेगी, तो कह रहा है कि जी अगर दोनों की एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा लो, अगर दोनों की एक ही हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में लग जाएगा। ठीक है, अगर दोनों की अलग अलग हाई कोर्ट है, जिस हाई कोर्ट में पहले केस डला होगा, जिस हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में पहले केस लगा होगा, तो उस हाई कोर्ट के अंदर लग जाएगा। ये यहाँ पर 24 किसके बारे में बात करते हैं, तो ये बात करते हैं जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर और विड्रॉल के बारे में। यहाँ पर एक आते हैं जिसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फोरम कन्वीनियंस, एक डॉक्ट्रिन बोलते हैं, यहाँ पर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम कन्वीनियंस। डॉक्ट्रिन ऑफ फॉरेन कन्वीनियंस, फॉरेन कन्वीनियंस का मतलब क्या है, फोरम कन्वीनियंस का, फोरम का मतलब होता है कोर्ट। तो कौन, मान लीजिए कि भैया एक मैटर, एक दो लोगों के बीच में मैटर है, एक बंदा हरियाणा में रहता है, एक तमिलनाडु में रहता है ना, और केस लगा हुआ उनका बॉम्बे में, भैया एक को भी यहाँ से ट्रांसफर कर आ रहा है, एक को यहाँ पे, तो वही कह रहा है कि एक ऐसी जगह देखो जहां पर दोनों पार्टी के लिए कन्वीनियंट हो जाए, तो उस जगह के ऊपर वो केस लगाया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम कन्वीनियंस। ठीक है। और 25 क्या कहता है, तो भैया 25 बताता है कि अगर आपको ट्रांसफर की एप्लीकेशन कहाँ लगानी पड़े, सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ लगानी पड़े, सुप्रीम कोर्ट, तो वो कहाँ लगेगी, सेक्शन नंबर 25 में लगाएगी। सेक्शन नंबर 25 में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के लोग को लगा कि जो आपने केस लगाया वो कोई प्रिविलेज है या झूठा केस है, या फिर आप टाइम पास के लिए कोर्ट का समय खराब कर रहे हैं, तो कहाँ, तो उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है वो 2000 रुपये तक का फाइन लगा सकती है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, यहाँ पर 2-4 जगह ऐसे मिलेगी जहाँ पर आपको फाइन की वैल्यू दे रखी होगी, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कितने लग सकते हैं, 2000 रुपये तक का फाइन। ठीक है जी, क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ से आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है 26 से लेकर 26 से लेकर 35 तक। ठीक है, ये 35B तक एक्चुअली, यहाँ तक आपका नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, ये हम कल की क्लास में करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें लेंगे, और फिर उसके बाद आपका एग्जीक्यूशन के ऊपर। ठीक है जी। अभी तक जो आपने पढ़ा, हम इसमें साथ साथ ऑर्डर नहीं पढ़ रहे थे क्योंकि इसके साथ ऑर्डर है ही नहीं, यहाँ से आपके ऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैं साथ साथ बताता भी चलूंगा कि इसके साथ में आपको कौन सा ऑर्डर पढ़ना है, इसके साथ आपको कौन सा। ठीक है जी, मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा, और वो भी साथ साथ पढ़ेंगे तो आप लोगों का बैलेंस भी सही बनेगा और समझ भी आता है। क्लियर है। मेरे को अपना जो भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के जरिए आप मुझे बता सकते हैं, आई विल ट्राई कि मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। ठीक है जी। और अगर कोई आपका सजेशन हो, कुछ भी और पूछना चाहते हो तो कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिस के अंदर आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के।